कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है कौंतली कथा। हमारे इस सेशन में उपस्थित होंगे प्रोफेसर दीवा भट्ट मैम और नवीन जोशी जी। हमारे शहरों का जो मिजाज है उसमें सबसे ज़्यादा शहर में पहचाना जाता है वहाँ का गुंडा, उसके बाद नेता, सबसे कम पहचाना जाता है लेखक। एक जो नया उपन्यास जिस पर हम आज बात करेंगे इसके बहाने, कौंतली कथा, ये अल्मोड़े की ही तो कहानी है। ये आपका जो खत्याड़ी मोहल्ला है, सिमकुना और त्युंदरा के बीच का जो खत्याड़ी मोहल्ला है और बहुत पुराना मोहल्ला है, उसके बदलाव के बहाने वो कैसे बदला है पिछले 30-40 सालों में, 40-50 सालों में। पहले एक डिग्री कॉलेज बना, वो यूनिवर्सिटी बनी, फिर कभी माल रोड बना, फिर अस्पताल बना, फिर सब लोग आए, उनके मकान बने। जो ज़मीनें थी कैसे धीरे धीरे बिकती चली गई, जीवन कैसे बदल गया। जो बड़ी ऊंची नाक वाले ठाकुर रहते थे वो उनकी नाक कैसे नीचे होती गई, कैसे उनके घरों की महिलाएं एक महरी या सेविका के रूप में घरों में बर्तन भांडे मांजने लगी। ये खत्याड़ी की कहानी नहीं है, ये खत्याड़ी की भी कहानी है ये, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। ये हर शहर, कस्बे और गांव की कहानी है। और कौंतली कथा ये ऐसा उपन्यास है, ये ऐसी कथा है, हिंदी में पढ़ने का चलन कम है और अच्छी किताबों पर तो चर्चा ही नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास इस अर्थ में है कि जो गाँव को खाते हुए शहर जीवन को और संस्कृति को अपसंस्कृति में बदलते हुए मिजाज, बाजार, दुकानदारी, विकास का जो मॉडल है, हम सब विकसित होना चाहते हैं। हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए, हर किशोर के पास एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए, खेती हो, ज़मीन हो, साग सब्जी हो न हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो विकास का जो मॉडल है, जो विकास की विडंबना है, उसमें ये कहानी कही गई है। तो अच्छा है कि इस उपन्यास पर आज के बहाने दिवाली से बात हो रही। तो मैं पहले यही पूछना चाहूँगा, एक कौंतली कथा शीर्षक की कथा आप पहले बता दीजिए। विश्वविद्यालय की अध्यापिका के रूप में तो लोग मुझे जानते हैं, लेखक के रूप में बहुत कम जानते होंगे। और आपका आकलन सही है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लेखकों को जानते नहीं हैं, ये है। फिर दूसरी बात, ये बहुत लंबे समय से मैं इस बात को अनुभव कर रही थी कि जब एक शहर अपने को फैलाने लगता है तो गांव कैसे धीरे धीरे उसमें सिमट जाते हैं और उन गांवों की जो मौलिकता है, कितनी कितनी चीज़ें उसमें परिवर्तित होती हैं। खत्याड़ी तो मैंने का तो एक उदाहरण लिया क्योंकि मैंने अपने सबसे नज़दीक उसको देखा और अनुभव किया, उसका अध्ययन किया, और एक तो और तार्किक प्रामाणिकता आए मेरी इस कहानी में, कथा में। लेकिन ये कथा हर उस शहर के आसपास उन सब गांवों की है जहाँ शहर बढ़ता है, बसता है। तो हमारे यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि गांव ख़त्म हो रहे हैं, गांव ख़त्म हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, एक स्थिति वो है। दूसरी स्थिति ये है कि जो गांव अपने को ज़िंदा रखना चाहता है लेकिन शहर फैलते फैलते उस गांव तक ऐसे लेता है कि उसको हड़प लेता है अपने मतलब ऐसा लगता है जैसे मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला हुआ है और या अजगर ने खोला हुआ है, और उसकी ये जो सांस लेने के साथ ही वो गांव धीरे धीरे उसके पेट के अंदर समा जा रहा है। ऐसी स्थिति इन गांवों की होती है। तो खत्याड़ी उनमें से एक उदाहरण है, उन सब गांवों का प्रतिनिधि है। मैंने ये परिस्थितियाँ यहाँ देखी। हम लोग गुड़गांव जाते हैं, वहाँ रहते हैं कुछ समय, और गुड़गांव तो इतना नया शहर है हमारे देखते देखते। पहले दिल्ली ही होता था, वहाँ भी यही हुआ है कि धीरे धीरे ज़मीनें बेची और लोग उनके लड़के कैसे बिगड़े, उनकी नौजवान पीढ़ी, लेकिन उन्होंने अपना विकास नहीं किया, पैसा को हाथ में आ गया और अनाप शनाप खर्च किया। और आज इस साल जो हम वहाँ एक अच्छा विस्तार देखते हैं जंगल का या खेती का, अगली बार जाते हैं तो वहाँ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें दिखती हैं, वो ख़त्म हो गया है।
मैं अहमदाबाद में बहुत साल रही। जिन गाँव से होके हम लोग जाते थे शहर के आसपास के, वहाँ जाते थे, वहाँ से निकलते थे तो लोगों की गाय भैंसें बंधी हैं, घरों का काम हो रहा है, अपने पारंपरिक ढंग से लोग रह रहे हैं, ग्रामीण माहौल है वो दिखता था। और कुछ ही सालों बाद अब वहाँ जाते हैं तो हमको वो सीमाएं ही नज़र नहीं आती थी कि वो गांव कहाँ से शुरू होता होगा, कहाँ ख़त्म हो गया, अब मिलता ही नहीं है। और ये खत्याड़ी के तो पड़ोस में मैं बहुत सालों तक रही और इसको भी मैंने देखा। अभी वो पूरा शहर नहीं बना है, बनने की प्रक्रिया चल रही है उसकी, लेकिन धीरे धीरे कैसे ख़त्म हुआ उसकी कहानी इस उपन्यास में है और उसके कई पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से मैंने ये दी है। असली में खत्याड़ी कथा भी लिखा जा सकता था। खत्याड़ी और जगह भी हैं, रामनगर में एक खत्याड़ी बड़ा प्रसिद्ध है, कहीं का भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, कथा वो एक गांव की है और उस गांव के बहाने ऐसे समय सभी गांवों की है। पर लेकिन खत्याड़ी के अंदर का ही एक हिस्सा कौंतली भी है। तो वो मुझे अब तो आप तो साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, थोड़ा सा ध्वनि सौंदर्य भी देखना होता है शीर्षक रखते समय। कई चीज़ें होती हैं कि अर्थ को भी प्रतिपादित करे और थोड़ा सा उसमें आकर्षण भी हो, तो ये भी ध्यान रखा गया। और वो अर्थ से भिन्न नहीं है, खत्याड़ी का ही एक हिस्सा है। बल्कि मुझे तो लगता है कि खत्याड़ी कथा से कौंतली कथा ज़्यादा आकर्षक शब्द है ना। वो कौंतली कथा क्या है, एक जिज्ञासा भी जगाता है। इस कहानी की खूबी ये है कि जो हम कह रहे हैं वो लिखा नहीं गया है। इसमें पात्र हैं, परिवार हैं, छोटे बड़े जैसे गाँव के परिवार होते हैं, उनके संघर्ष हैं रोज़ के, फिर उनके आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, फिर विकास आता है। सुनो तो एक बात और है, डूंगर सिंह बताने लगा, कॉलेज बड़ा हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, अब तो वहाँ नए नए मकान भी बनेंगे, पढ़ने के लिए पूरे पहाड़ के बच्चे आएंगे, तो उनके लिए रहने के लिए बोर्डिंग वगैरह के मकान बनेंगे, पढ़ाने को आने वाले मास्टरों के लिए रहने के लिए घर बनेंगे, हमारी मजूरी पक्की। शुरुआत में उम्मीद मजूरी की है। तो मैंने पूछा था किसी से, आन सिंह बोला, तो पता चला कि चपरासी चौकीदार तो आसपास के लोगों को ही बनाएंगे बल। तो फिर आगे बात होती कि कॉलेज में बहुत सी नई बिल्डिंगें बनने वाली हैं, उनके लिए ज़मीन खरीद रहे हैं बल, उनके आसपास किसके खेत हैं। फिर खेत बिकने का सिलसिला शुरू हुआ। डूंगर सिंह, बच्चे सिंह के हाथ में खूब सारे पैसे आए। खेत बिकने पर जिस दिन नकद रुपए हाथ में आए, बच्चे सिंह तो हक्का बक्का रह गया। उसने इतने सारे नोट एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। रुपए मिलने पर उसने ठीक से गिने भी नहीं। दफ्तर के बाबू को 100 रुपये का नोट पकड़ाने के बाद बाकी रुपए कपड़े के झोले में डालकर बाहर को जाने लगा। उसे घर जाने की जल्दी थी। खैर घर में रुपए पहुंच गए, नोट थैला छुपा दिया गया बीबी से छुपा करके। अब होता क्या है कि वो जिम्मेदार सेठ जो हैं वो ठाकुर साहब हो गए, उनके पास पैसा आ गया। अब कई लोग आसपास के मांगने वाले, किसी के घर में कोई बीमार है उसका इलाज होना है, किसी की बेटी की शादी है उसका देना है, वो देते हैं। अब चूँकि सेठ साहब हो गए हैं तो पीना पिलाना भी चलने वाला है। तो कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, बच्चे सिंह के आसपास मित्र मंडली जुटी रहने लगी। कुछ मित्र अधिक ही घनिष्ठ बनते जा रहे थे। वे शाम होने से पहले रोज़ उसके पास पहुंच जाते, फिर सब बातें करते करते बाज़ार की ओर चल देते। रात होते होते वे सब लड़खड़ाते, बड़बड़ाते बाज़ार से लौट आते। थोड़े दिनों के बाद बच्चे सिंह के पैर ठीक समय पर खुद ही बाज़ार की ओर बढ़ने लगे। अमलिया दोस्त उसके पीछे पीछे जाते। इस तरह कुछ उधार चुकाने में, कुछ घर की का ज़रूरी सौदा लाने में और कुछ परोपकार में खर्च करने के बाद जो भी रुपए पैसे बचे उनको शराब की दुकानों में चढ़ाने के बाद कुछ ही महीनों में सेठ बच्चे सिंह फिर से धनहीन हो गया। और होता यह है कि फिर वो वहीं मजूरी करने लगा। तो ये इस तरह के चरित्रों को लेकर ये कहानी बुनी गई है। तो ये जो चरित्र आपने छांटे हैं, क्योंकि आप अल्मोड़ा और उसके आसपास देख रही थी, तो आपने अपने चरित्रों का चुनाव कैसे किया? हाँ, ये भी चीज़ मेरे अंदर थी। असली में सच्चाई यहाँ पर बता दूँ कि खत्याड़ी, अब हम लोग खत्याड़ी के पड़ोस में रहते हैं और हमने खुद अपना मकान बनाया। जब मकान बन रहा था तब भी हम बीच में उनके पास जाते थे, कभी पत्थर के लिए, कभी रोड़ी के लिए। तो मेरा परिचय भी बहुत लोगों से हो गया था गांव में।
और उन्हीं जो स्त्रियां मतलब ठकुराई ने थी, जिम्मेदारियाँ थी बड़े घरों की, अच्छे ठाकुरों की, वो उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि खेती रही नहीं, कुछ नहीं, कैसे करें, वो काम करती थी। और हमारे ही घरों में, हमारे पड़ोसियों के घरों में इधर उधर जाके करने लगी। तो जब धीरे धीरे उनकी, अब वो इसने हमारे घर के आसपास से गुजर रही हैं तो कईयों की कहानियाँ पता चलती थी कि इसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ। तो ये बड़ी करुणता मुझे लगती थी कि महिलाओं को वो जो नहीं करना चाहती थी, अपना सम्मान किनारे रख करके अपना स्वाभिमान, वो कहते हैं जाति अभिमान हर एक में होता है, उनमें भी था, और उन्होंने ऐसे काम कभी किए नहीं थे। तो मजबूरी में घर चलाने के लिए उनको करना पड़ता है। लेकिन उससे बड़ी विडंबना ये दिखाई देती थी कि जो भी स्त्रियां ऐसा काम करती थी वो पैसे के खर्च पर उनका कोई अधिकार नहीं था। वो दिन भर गाय, मतलब सुबह शाम लोगों के घरों में काम करती हैं, चाहे वो दिन भर घास काटती है, इधर उधर से घास ढूंढ के लाती है, गायें पालती हैं, किसी तरह से दूध निकाल के तैयार करती हैं, बेचने के लिए उनके आदमी शहर जाते हैं। केवल पटियाली के ही नहीं, आसपास के सभी गाँव के, हमारे इस नदी के पार से भी वो पैदल गायें दूध दे के आते थे। तो दूध लाता हुआ आदमी देख करके लगता है कि अरे ये गाय पालता है, करता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, सारा काम महिलाएं करती हैं। वो आदमी गाय कंधे पर दूध रख करके ले जाता है, शाम को वो लड़खड़ाते हुए लौटते हैं। ये हमारे आंखों के सामने देखे हुए दृश्य हैं। तो जो महरियाँ घर में काम कर रही होती, हम लोग झिकझिकबाजी जरूर उनके साथ करते हैं, कई उसमें होता है, उनकी रहती है, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ क्या है, ये मुझे हमेशा उनकी देख करके एक अंदर पीड़ा महसूस होती थी कि ऐसी जितनी भी स्त्रियाँ हैं उनकी अपनी अपनी दर्द भरी कहानियाँ हैं। वो उनके मेहनत का जो मेहनताना है उस पर उनका अधिकार नहीं है। आदमी खर्चे ही नहीं करता है, फूंकता है उसको। और ये स्थिति भी मैंने यहाँ भी यही नहीं देखी, मैंने सब जगह देखी। हमारे बच्चे रहते हैं, उनके पास हम जाते हैं। बम्बई में तक दक्षिण भारत की महिलाएं हैं, बम्बई में आकर के मजदूरी कर रही हैं, उनका आदमी पड़ा है, कई दिनों तक अपनी औरत को पूछता नहीं। दिल्ली गुड़गांव में है यही स्थिति, हमने वहाँ भी देखी है कि घर घर मेहंदी का काम करती हैं, लेकिन उनके घर में उनकी क्या स्थिति है, आदमी शराब पी करके मारता पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, भाग जाता है, दूसरी औरत को रख लेता है, कई तरह की समस्याएं होती हैं। यहाँ कम से कम इतना नहीं है कि वो दूसरी महिलाओं, मतलब ऐसे को छोड़ के दूसरे के साथ चल दिया या कई स्त्रियां रख ली, लेकिन महिलाएं इतनी मेहनत करती है, बच्चों के लिए कितना सोचती हैं, पति के लिए सोचती हैं, और उनका स्थिति यह है कि उनका आदमी उनकी कोई कदर नहीं करता। और खास करके आर्थिक जो है इनकी उस शोषण एक तरह का उसका होता है, ये हमेशा पीड़ा देती थी। तो ऐसी कई महिलाएं मेरे ध्यान में थी, तो मैंने कुछ ऐसे पात्र कल्पना कर लिए और कुछ कुछ की कहानियां ऐसे जोड़ करके रख ली इसमें। सावित्री, साबली है, एक माई कैरेक्टर है, सरोज है एक चरित्र जो एक सरोज है जिस तरह की दिवाली चर्चा कर रही है कि महिलाओं की, वो एक अध्याय है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा पढ़ें कि वो पहली बार ठकुराइन, जब अब ठकुराइन नहीं रहेगी, अब तो उसे घर चलाना। और मैं इस प्रसंग से पहले एक बात और बता दूं कि ये उपन्यास इस माने में और भी अद्वितीय है कि ये जो बदलाव, विकास की मार जो पड़ रही है उसको वो महिलाओं पर किस तरह पड़ रही, घर चलाने वाली महिलाओं पर विकास की मार किस तरह पड़ती है, ये स्त्रियों की निगाह से विकास की चीर फाड़ करता हुआ, बल्कि विकास की असलियत दिखाता हुआ उपन्यास है। विकास की विसंगतियों को दिखाते हुए उपन्यास और भी लिखे गए हैं। मैंने खुद भी लिखा है कि पहाड़ में किस तरह से विकास ने चीज़ों को नष्ट किया है। लेकिन दिवाली का उपन्यास इस अर्थ में विशिष्ट है कि वह उन महिलाओं की नज़र से, पुरुष तो गया, और इसमें एक बड़ी त्रासद कथा जो दिवाली बता रही कि महिलाएं दूध बेच रही हैं घर घर, लेकिन पैसा जो है वो आदमी वसूल के रास्ते में ही दारू पी के रोज घर आ जाता है।
जिन घरों में महिला काम कर रही है उन घरों में पुरुष जाता है दोपहर में बहाने बना के, मैडम जी बेटा बीमार हो गया, पैसे दे दीजिए, उधार से काट लीजिएगा बीबी की तनख्वाह में से, और जाके रास्ते में दारू पी लेता है। इस तरह की जो त्रासद स्थितियाँ हैं और महिलाओं की अपने जीवन पर क्या असर पड़ता है, और ये इस पीढ़ी की महिलाएं, फिर इनकी जो बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, खटारी मोहल्ले की जो बच्चियां बड़ी हो रही है, स्कूल जा रही, पढ़ रही हैं, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, उसकी बड़ी प्रामाणिक कथा है। खैर, तो मैं ये चाह रहा था कि ये जो सरोज जब पहली बार, ठकुराइन जब पहली बार प्रोफेसर साहब के घर बर्तन मलने को तैयार होती है, लेकिन इसलिए नहीं बाहर का काम कर दूंगी, ये कर दूंगी, उधर दूंगी, लेकिन मनसा उसकी यही होती है कि मैं सब कुछ काम करूंगी, काम ढूंढ रही है। ये प्रसंग आप पढ़िएगा, मुझे ये बहुत मार्मिक प्रसंग लिखा है। हम ऐसे काम नहीं करते, यह कहकर कई डॉक्टरों तथा प्रोफेसरों के घरों का काम ठुकरा चुकी सरोज इस बार खुद पद्मा मैडम के घर पहुंच गई। पद्मा मैडम के पति भी प्रोफेसर थे और वह खुद एक स्कूल में मास्टरनी थी। आते जाते जब भी मिलती, नमस्ते मैडम जी, कैसे हो, कहकर सरोज उनसे बातें करने लगती थी। उन्होंने उससे घर में काम करने वाली कोई औरत ढूंढ देने के लिए कई बार कहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई मिली नहीं थी। नमस्ते मैडम जी, उसने उसके घर पहुंचकर कहा। आज सुबह सुबह कैसे आ गई? होठों की मुस्कुराहट को गालों तक फैलाती हुई वह पूछ रही थी। कैसे हो मेम साहब? ठीक हैं, तू बता क्या हाल है? कोई मिली तुमको काम के वास्ते? उसने पूछा। नहीं, कोई नहीं मिल रही है। सुबह आने का किसी को टाइम ही नहीं है, बाद में हम घर में होते नहीं हैं। मैं ही कर देती हूँ फिर। तू तो, तेरे घर के गांव के लोग क्या कहेंगे? आपको इतनी परेशानी हो रही है मैडम जी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं ही कुछ मदद कर देती। मतलब कि तुम्हारे फूलों में पानी डाल दूंगी, गोड़ भी दूंगी, अंदर कुछ करना होगा तो वो भी बोल देना। पद्मा मैडम समझ गई कि यह महरी के रूप में काम नहीं करेगी, क्यारियाँ संवारने के नाम से आएगी और घर के अंदर के सभी काम करेगी। अंदर ले जाकर उन्होंने सबसे पहले उसे रसोई दिखाई। ये सिंक है, बर्तन यहीं पर खड़े होकर मलते हैं हम, तू चाहे तो बाहर नीचे रख कर भी मल सकती है। उन्होंने सरोज की ओर को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। गालों पर फैली मुस्कान की जगह सख्त उदासी दिखाई दे रही थी। चुप क्यों है? उन्होंने पूछा तो उसका मुख और भी सख्त हो गया। काम ज़्यादा है? उसने ना में सिर हिलाया। तू रहने दे, क्यों परेशान होती है? मुझे पता है तू ऐसे काम नहीं करती, वैसे भी हम भी ठाकुर ही हैं। सरोज ने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रहकर बर्तनों की ओर को बढ़ी। ठीक है, इतना ही। ये पहली बार जब वो काम फिर उसके बाद उसकी देखा देखी तमाम घरों की महिलाएं, जो ठकुराइनें कहना चाहिए इस कहानी के हिसाब से, वो इस तरह का घर घर में काम करने लगी हैं। उन्हें खूब काम मिलने लगा क्योंकि यूनिवर्सिटी फैल रही थी, फिर अस्पताल खुलता है, फिर डॉक्टर आते हैं, बहुत से लोग, फिर नए मकान बनते हैं। काम की कमी उनके लिए घर में नहीं रहती, लेकिन उनका स्वाभिमान जो था, जो जातीय स्वाभिमान था, वो भी उस आर्थिक व्यवस्थाओं में ध्वस्त हो जाता है। बड़ी मार्मिक कथा है। अच्छा, और इसी का पुरुषों के जीवन में कैसे असर आता है, इसका मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। ये तो महिला का वो था, जिस बच्चे सिंह की मैंने आपको कहानी बताई कि खूब सारा रुपया मिला उसे और फिर वो आखिरकार शराब पे बहा दिया उसने और मर गया। उसका बेटा बची खुची जगह पर, जो अपनी ही ज़मीन पर किसी का मकान बन रहा है, उसमें मजूरी कर रहा है। अब है तो वो ठाकुर, और जो मिस्त्री हैं वो तो और छोटी जाति के हैं अपेक्षाकृत। तो अब वो देखिए उनके संबंध आपस में कैसे हो रहा है। मिस्त्री के हुक्म के मुताबिक वो कभी पत्थर लाकर रखता है, कभी तगार बनाता है, कभी रेता रोड़ी ढोकर उधर उधर सारता है। मन ही मन अपने बाप पर खींचता है, अपने कर्मों पर खींचता है, और मिस्त्री हरि राम पर खींचता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। जल्दी जल्दी लाओ ठाकुर साहब, मिस्त्री जानबूझकर कह रहा है, जल्दी जल्दी लाओ ठाकुर साहब, तगार बनाने में इतनी देर लगती है क्या? हरि राम कहता रहता है, इतना ज़्यादा पानी मत डालो, तगार बग जाता है।
इतना सूखा सूखा तगार क्यों बना रहे हो, पानी नहीं है तो भर लाओ। ठाकुर साहब जरा वो बोल्डर उठाकर यहाँ रख दो। ठाकुर साहब शब्द पर वो विशेष जोर देकर ऐसी व्यंग्यात्मक ध्वनि निकालता है कि केसर के तन मन में आग लग जाती है। ठाकुर साहब ये नहीं, वो उधर, वो सही, बड़ा वाला पत्थर, कान सुनाई नहीं दे रहा ठाकुर साहब, या आँख से नहीं दिख रहा है। अब ठाकुर साहब इस स्थिति में आ गए हैं और केसर कुड़ता रहता है, खींचता रहता है, खींच उसकी खिंची हुई आँखों से टपकने लगती है, खींच उसकी तमतमाई गालों पर उभरने लगती है। बखत बखत की बात है ठाकुर साहब, नाराज़ होकर क्या कर लोगे, अब भूल जाओ खसियारी इसको। ये हरी राम मिस्त्री उसको समझा रहा है। तो ये नियति है जो जिन स्थितियों में हम आज रह रहे हैं, हमारे गांव, हमारे शहर जिस तरह जा रहे हैं, अनेक बार जाति जो वर्चस्व है वो आर्थिक व्यवस्थाओं से इस तरह टूटता है कि एक मिस्त्री हरी राम के अंडर में वो ठाकुर साहब की जाति ताना मारते हुए उससे काम कराता रहता है। ये ऐसे बहुत से मार्मिक और वो प्रसंग हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ उन लोगों ने झेले होंगे जिनके मकान बिके, जिनके खेत बिके, जो अपने ही खेतों में मज़दूर बने। पूरे पहाड़ में आज ये परिदृश्य दिखाई देता, आप कहीं चले जाइए। मैं गर्मी में पूरे 1 महीने रामगढ़ में रहा। रामगढ़ में घूमते हुए मैं हर उस व्यक्ति को देखता था, मैं पहाड़ी में बोलता था वहाँ लोगों से, तो ऐसे लोग मिलते थे जिन्होंने अपने खेत बेच दिए, अपने बगीचे बेच दिए। बाहर के तमाम लोगों के, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लोगों के रिसॉर्ट्स हैं, उनमें चौकीदारी करने वाला वही व्यक्ति है जिसका वो बगीचा था पहले कभी। ये सब पूरे पहाड़ की दास्तान, आप कहीं चले जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कौंतली कथा है ये खत्याड़ी की ही कथा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की कथा है और वास्तव में पूरे देश के उस विकास मॉडल की कथा है। इसकी एक और विशेषता है, आमतौर पर पहाड़ के लेखक जो पर्वतीय कथाएं लिखते हैं उनमें भाषा का इस्तेमाल, भाषा का लालित्य पैदा करने के लिए एक पहाड़ी टच देते हैं कि ऐसा हो गया ठहरा थोड़ा। अगर आपने, बहुत लोगों ने मनोहर श्याम जोशी का कसब पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने हिंदी का एक पूरा कुमाऊनी संस्करण तैयार किया है। लेकिन इस उपन्यास में दीवाजी ने एक नई भाषा गढ़ी है। अब देखो ना दीदी, मोनू के पापा जब से आए तब से घर में ही पड़े रहते, तबीयत ही खराब रहती। मैंने 2 महीने हो गए कोई काम ही नहीं कर पा रहे। मेरा तो भाग्य ही ऐसा ठहरा दीदी जी, आप तो जानने वाले ही ठहरे सब। दूध वाले के पैसे नहीं दे रखे अभी तक और दुकानदार के पैसे भी देने हैं। मोनू के स्कूल में 1000 रुपये जमा करने को बोल रहे, कहाँ से लाने वाली हुई मैं इनने। ये भाषा है, ये मैंने कोशिश की, क्योंकि वो लोग तो कुमाऊनी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, तो ऐसी हिंदी बोलने की कोशिश तो करते हैं अब गांव वाले भी सभी, और बच्चों से को तो हिंदी ही बुलवाते हैं। हिंदी का स्वरूप यही है, एक तरह से कुमाऊनीकरण हो गया है। आप जाएंगे तो ये भाषा आपको खूब सुनने को मिलेगी, अल्मोड़ा बाज़ार में भी मिलेगी और इन गाँव में तो मिलती ही है। वही लोग तो हमारे बाज़ार में भी हैं। तो ये भी एक भाषा का रूप बदल रहा है और यहाँ की एक अलग तरह की भाषा इस तरह से बन रही है। इस उपन्यास में ने मुझे इसलिए भी आकर्षित किया है कि इसमें वो जो नए समय में कुमाऊनी भाषा का जो हिंदी में रूपांतरण हो रहा है, एक दौर वो था जो जिसकी प्रतिनिधि कसब है, मनोहर श्याम जोशी जी का कसब, और जो नई भाषा नई विकसित हो रही है उसमें कुमाऊनी भी मौजूद है, लेकिन उसके उच्चारण बहुत फ़र्क हैं उस तरीके से। आपका इस उपन्यास में सबसे प्रिय प्रसंग क्या है, या आपने जिसको लिखते हुए आप बहुत विचलित हुई हों भीतर से, ऐसा है? प्रिय, सबसे प्रिय तो कोई एक प्रसंग नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे मर्म स्पर्शी प्रसंग हैं, वो खास करके उन महिलाओं के संदर्भ में। एक मुख्य पात्र सरोज है, दूसरी सावित्री है, फिर और भी कुछ महिलाएं हैं, सबकी अलग अलग तरह की कहानियां हैं और कुल मिलाकर के सब एक कहानी बनती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां भी हैं। घरेलू परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है,
ज़मीनें सबकी बिक रही हैं, अभाव सबके हैं, मजदूरी सब कर रही हैं, लेकिन अपनी अपनी अलग प्रश्न हैं। तो सरोज के तो संघर्ष हैं घर चलाने के लिए, जगह जगह जाती है, लेकिन वो अपने एक स्वाभिमान के साथ रहती है और समझौता नहीं करती कई बार, लेकिन फिर उसका बीच बीच में उसका अभिमान जागृत होता है और फिर उसको समझौता करना पड़ता है। ये है। फिर सावित्री के प्रसंग में है कि जो मर्मस्पर्शी हैं कि जब उसको अपना घर छोड़ करके भाग करके मायके जाना पड़ता है, वहाँ के आतंक को इसको नहीं सहन कर पाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है, तो भाग के एक दिन जंगल गई है और घास काटने के लिए, और काटते काटते दराती है और वो डलिया वहीं छोड़ करके वो अपने मायके को भाग जाती है। तो वो प्रसंग, और उससे ज़्यादा मुझे सबसे मार्मिक प्रसंग ये लगा कि उस पर इतनी चोटें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब उसका बच्चा इलाज के लिए वो कितना भटकती है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, यहाँ पूरा इलाज होता नहीं है, वो देवी देवताओं पूजा इसके चक्कर में रहते हैं गांव वाले सब, तो वो ठीक नहीं होता है बच्चा। अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं है, बाहर ले जाते हैं, बाहर एक बार तो लोग आ जाते हैं वहाँ से इलाज के, लेकिन हल्द्वानी ले जाते हैं, हल्द्वानी वाले कहते हैं नहीं इनको बाहर ले जाना पड़ेगा या भर्ती करो इतने दिनों के लिए। वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर में ब्याने वाली गाय है, दूसरा उससे भी छोटा बच्चा है जो उसका दूध पीता है। उन दोनों को छोड़ के वो अपने घर से बाहर रह नहीं सकती। पति उसका इतना योग्य नहीं है कि वो सब खुद कर ले, और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो फिर दोबारा हल्द्वानी नहीं जाती है। और ये सब पूजा पाठ ये करते करते अंत में एक दिन वो बच्चा मर जाता है। मार्मिक मुझे ये लगता है कि जब उस बच्चे के मरने के बाद वो आती है घर में जिनके यहाँ काम कर रही है, और बिल्कुल उसका ठंडा शांत चेहरा है और बड़ी शांति से कहती है कि वो चला गया, बच्चा चला गया कहती है, रोती भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई विचलित उसके चेहरे में नहीं दिखता है। ऐसी औरत जो अपनी गाय को बेचकर दूसरे गांव में बेचने जाती है, गई थी और उस गाय के लिए बेचैन होती थी, उसके लिए उसका नाम से रोने लगती थी कि वो चली गई, मेरे घर से मजबूरी में बेचनी पड़ी और अब मेरे बिना वो घास नहीं खाती। वो औरत इतनी मतलब ऐसा उस पर चोट पड़ी है कि वो रोती नहीं है बच्चे के मरने पर। ये मुझे बहुत मार्मिक ये लगा था प्रसंग। जब आप ये कह रही हैं तो ठीक वही प्रसंग मैंने निशान लगा कर रखा हुआ है। मैंने इसको पहले से कहा कि यह है स्त्री संवेदनशीलता का और स्त्री के विविध पक्षों का उपन्यास है। कल हम लोग शेखर जोशी की कहानियों की बात करते हुए एक किस्सा बता रहे थे कि मोहनदा घायल हो गए थे तो गाय घर इसलिए नहीं आई कि मोहनदा के बिना वो घर नहीं आ सकती थी, वहीं मोहनदा को चाटती रही। ये हमारे पहाड़ों में होता था। वो 50-60 के दशक का किस्सा था। आज खतियाड़ी का किस्सा ये है कि ज़मीन बिक गया, खेत बिक गए, अब गाय भी बेचनी पड़ी। साबुली ने गाय बेच दी है, अब उसका हाल सुनिए। क्यों साबुली इधर किधर से आ रही है अभी तू? भनार गई थी, साबुली आंखें पोंछ कर बोली। सरोज ने पूछा आज भनार क्या काम पड़ गया, तू रो क्यों रही? साबुली की आंखें छलछला आई। गाय को देखने गई थी, धीरे धीरे करके साबुली ने बताया। परसों सोमवार को गाय बेची थी, उसी को देखने गई थी कि कैसी हो रही है करके। एक गाय जो गोठ में पाली थी उसको बेचना पड़ा, लेकिन रह नहीं पा रही है, वो गाय को देखने गई थी कैसी हो रही है करके। ठीक से घास भी खा रही कि नहीं, दूध भी लगाने में देरी करी कि नहीं, यही करके फिक्र हो रही थी। सच्ची रे कैसी वे ऐसी ही होती गाय बच्ची की माया। मेरी गाय तो मेरे सिवा किसी को नज़दीक भी नहीं आने देने वाली हुई, तभी देखने गई थी। ये एक स्त्री महसूस कर सकती है, एक गृहिणी महसूस करती है ममता। पुरुष की ममता इस तरह प्रकट नहीं होती। पुरुषों को भी गाय से, अपने गाय बैल से प्यार होता है, लेकिन वो इस रूप में प्रकट नहीं होता। इसलिए कौंतली कथा स्त्री की विविध पक्षों का उपन्यास है। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस उपन्यास का ये है कि यहाँ पर स्त्री सिर्फ लाचार और विवश नहीं है, वो पूरा घर चला रही सब स्थितियाँ, क्योंकि एक स्त्री ही अपने
कुछ भी ना हो तब भी वो किसी को भूखा नहीं रख सकती, खाने का जुगाड़ करेगी कुछ भी करके। लेकिन जब अति हो जाती है तो इस कुंतली कथा की स्त्रियां विद्रोह भी करती हैं, बगावत भी करती हैं अपने घर के ही भीतर, अपने पुरुष से भी ज़बरदस्त एक रणचंडी का रूप भी इसमें दिखाई देता है। इस अंश को मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? आप पढ़िए। ये जेठ पीछे खड़ा रह गया, ये साबुली रणचंडी। हाँ माइक लगा। जेठ पीछे खड़ा रह गया, साबुली के रणचंडी रूप से सभी भारी अचंभे में आ गए। जिसकी आवाज़ भी कभी सुनाई न देती थी, जो अपने बच्चों को भी इतने धीमे से डांटती फटकारती कि कोई सुन नहीं पाता था, उसी साबुली को आज क्या हो गया था? ये आग कहाँ से बरसने लगी? वह तो बिना रुके बोलती ही जा रही है। क्या बोल रही है? सीधा देखा तो बस दबाते ही जाना है क्या? इन्ने बरसों से चुपचाप सहन कर रहे, कुछ नहीं बोलते करके हमको ख़त्म ही कर देना है क्या? छोटे छोटे बच्चों से ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, मैं जाती हूँ लोगों के घरों में काम करने, क्यों न जाऊँ? न जाऊँ तो क्या अपने बच्चों को भूखे मार दूँ? मैं किसी से भीख तो नहीं मांग रही, चोरी तो नहीं करी मैंने, दूसरों का हक तो नहीं मारा औरों की तरह। क्या रखा है हमारे लिए इस ज़मीन जायदाद में से? अपनी मेहनत करती मैं, इसमें क्या बुरा है? छोटे छोटे बच्चों से ऐसी कहने नहीं कहने जैसी बातें कहते शर्म भी नहीं आई? क्या मतलब है इसका? मैं पूछती, कहाँ है वो ख़ानदान जिसकी दूसरों का हक मारने में इज्जत बढ़ जाती? अपने ही भाई भतीजों के पेट पर लात मारने में इज्जत है? दारू गटका कर बेहया बातें करने में इज्जत है? बहू बेटियों पर बुरी नज़र डालने में बड़ी इज्जत है? और खुद मेहनत करके पेट पालने में इज्जत चली जाती? थू है ऐसी इज्जत पर। ऐसा करके जमीन में थूक कर साबुली अंदर को चली गई। ये वो साबुली है जो अपने जिसका शादी के बाद से वर्षों तक मुंह नहीं खुलाए घर के अंदर। उस पर उसके जेठ ने अत्याचार किए, उसका पति निरीह है प्राणी, वो बोल ही नहीं पाता, बड़ा भाई छोटे भाई को दबाए रहता है, ये सब सहती है। लेकिन एक दिन उसका वो इस रूप में उसका रणचंडी रूप निकल कर आता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ साबुली नहीं है। सरोज सबसे पहली महिला थी जिसने खत्याली की, जिसने काम करना घरों में शुरू किया। उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता चला गया वर्षों में। वो थोड़ा सजने लगी, काम पर जाते समय वो थोड़ा क्रीम पाउडर लगाने लगी, थोड़ी अच्छी साड़ी पहनने लगी। उसका तर्क ये होता था कि जिन घरों में जा रही है उसे अच्छी जानी थी। तो उसकी एक सहेली कह रही है, तुम ये कितना क्रीम पाउडर लिपस्टिक विस्टिक मत लगा के मत जाया करो। क्यों नहीं जाऊंगी? लोग कहते हैं ये, लोग कहते हैं वो, अरे लोग कहते हैं रहते हैं, बता तू अभी बता उसको कौन कहता है? नाना ऐसा मत करना, कितने ही लोग बोलते। मैं उस दिन दुकान में कुछ लेने गई तो बात कह रहे ठहरे कि पेट भरने का अनाज उधार में लेती और फैशन वाली चीज़ों की इफरात हुई। सरोज सीढ़ी चढ़कर बरामदे में खड़ी हो गई, फिर जोर जोर से कहने लगी, मैं अच्छे कपड़े पहनती, इससे लोगों के कलेजे में आग क्यों लग जाती? अच्छे कपड़े पहनती या श्रृंगार करती तो किसी के बाप से मांग कर तो नहीं करती। इतनी जोर से मत बोलो दीदी, खाली हल्ला क्यों करती हो? अपनी ही बदनामी होती। क्यों हो जाऊं चुप? किसका क्या खा रखा है हमने? अपना मेहनत करती, अपना खर्च करती, बड़े लोगों के घर में जाती हूँ तो मैली भिगड़ी बनकर जाऊंगी? इनको किसी को पता भी है कि कैसे बड़े लोग रहते हैं करके? जलते हैं सब, 2 पैसे कमा रही करके। अरे किसी के हाथ आगे हाथ तो नहीं फैलाती। और होता यह है कि उस दिन के बाद सरोज की लिपस्टिक और गाढ़ी हो गई, आंखों का काजल और गहरा हो गया, बिंदी का आकार बड़ा हो गया और सिंदूर भरी पतली पगडंडी जैसी मांग चौड़ा राजबारी बन गई। ये एक स्त्री का विद्रोह है। एक और देखिए, एक हेमा चरित्र है इसमें। अब उसका पति जो है वो अत्याचार करता है, उससे पैसे छीनता है, दारू पीता है वगैरह वगैरह, वो बहुत सहती रहती है। अब एक दिन पति कह रहा है, फिर जबान चलाती है, कुलच्छिनी तू मेरे कुल का नाश करने सनेचर बनकर क्यों आई मेरे घर में? नाक कटा कर रख दी बेहया ने। चुप रह लिस्वे, बोलना मेरे को भी आता। अब ये हेमा का विद्रोह है। चुप रह लिस्वे, लिसा निकालता होगा तो लिस्वा हो गया, मतलब अपने पति को जो लिस्वा कहने पर आ गई है। आप सोचिए कि उस पर कितनी यातनाएं हुई होंगी इस बीच में।
मैं नहीं जानती कौन किसको क्या सनेचर बनकर सता रहा, मैं नहीं जानती कि नाक किसके कारण कट रही पूरे परिवार की। नाक की बात करता है, नाक है भी तेरी, पापा कहती थी वो तेरे को और पापा ही समझती थी, और तूने वो पापी कीड़े पड़ेंगे तेरे कीड़े, खुद तूने बाप के रिश्ते को कलंकित किया और मुझे कलंकी नहीं कहता। तो यानी इस उपन्यास की जो स्त्री पात्र हैं उनका एक स्ट्रगल है, वो बदलाव देखती हैं, वो अपना सारा सब कुछ नष्ट होता हुआ देखती हैं, जाति स्वाभिमान नष्ट होता है, उनकी खेती चली जाती है, उनके जानवर बिक जाते हैं, सब कुछ उन्हें अपना पूरा स्वाभिमान दबा के दूसरे घरों में बर्तन भांडे मांजने का काम करना पड़ता है। वो उसके बावजूद अपना घर चलाती हैं, नशेड़ी पति की भी देखभाल करती हैं, उसे रोटी देती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, आगे जाने के लिए उनको प्रेरित करती हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो वो खड़ी हो जाती हैं और लड़ती हैं। तो ये इस उपन्यास की एक और खासियत है कि वो सरेंडर नहीं करती। इसमें एक ये जो प्रसंग अभी आपने पढ़ा, इसमें एक और प्रसंग मैंने लिया है कि कभी कभी ऐसी होती हैं चीज़ें, जो गांव हो शहर हो कहीं भी हो सकता है, कि वो सौतेला बाप है उसका। जिस लड़की के लिए बात हो रही है, हेमा कह रही है, हेमा वो ये आदमी जंगल में लीसा निकालने का काम करता था और वहाँ इसने हेमा को फंसा लिया और वो अपने शादी, उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया और इसके साथ आ गई। तो इसको लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसके गोद की बच्ची थी या पेट में था बच्चा, उस हालत में वो इसके पास, इसके साथ इसके घर आ गई। वो बच्ची जब थोड़ा बड़ी होने लगी, किशोरावस्था में आने लगी, तो इस आदमी की नज़र उस पर बुरी पड़ी। ये स्थितियाँ होती हैं जब महिलाएं दूसरा विवाह करती हैं और पहले विवाह की अगर लड़की है तो उसके साथ ये घटना होती है। तो वो लड़की बड़ी होने लगी है तो उसको परेशान करना शुरू करता है, छेड़खानी शुरू करता है लड़की के साथ, और वो इतनी डर जाती है, इतनी सहम जाती है कि वो किसी एक छोटी, ये जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, टैक्सी लेकर के यहाँ आते हैं, इनमें से किसी से थोड़ी उसकी जान पहचान हल्की फुल्की हुई है, लेकिन उससे कह के कि मुझे तू यहाँ से ले चल, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि वो भाग के कहाँ जाए। अंत में उस टैक्सी ड्राइवर के साथ वो भाग जाती है। बखेड़ा होता है गांव में। उस समय ये सारे का ये दृश्य है कि सब लोग उस हेमा को दोषी ठहरा रहे हैं और उसका पति भी उसी को लताड़ रहा है, लेकिन तब जाकर के वो मुंह खोलती है कि तेरे कारण, वो तुझे पापा कहती थी और पापा ही मानती थी, और तेरे कारण वो घर से भाग करके ऐसे गई है। तो ऐसे कई प्रश्न जो होते हैं महिलाओं के साथ, ये इसमें लिए हैं। बदलती हुई परिस्थितियां भी इस उपन्यास में दी हैं मैंने शुरुआत से। थोड़ा सा एक बच्चों का प्रसंग है। ये नहीं है कि ये उपन्यास में केवल तनावों की कहानी है। परिस्थितियां आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, स्त्री पुरुषों की हैं, कठिन है, लेकिन उस वातावरण को जीने लायक, सुंदर और सरस बनाने में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। हर त्यौहार पर उनकी जो गतिविधियां हैं, जो घर घर जाते हैं, फूलदेली में घर घर जाते हैं, होली में गीत गाते हैं, काले कौवा कहते हैं, वो सब भी आता है बच्चों की जीवंतता। और धीरे धीरे वो त्योहारों का रंग रूप भी बदलने लगा है। इसमें कई सालों की प्रक्रिया है ये पूरी कहानी। जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं वो कैसे सपने देखना शुरू करती हैं, स्कूल जाना शुरू करती हैं, कॉलेज पढ़ने के सपने देखने लगती हैं, और कैसे फिर बाद में एक एक के उन लड़कियों के साथ भी क्या क्या होता है, और सबके सपने पूरे नहीं हो पाते, कुछों के होते हैं। वो कहानियाँ भी साथ में चलती हैं। क्योंकि उपन्यास है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं और इस बातचीत में सबको कवर करना मुश्किल है, लेकिन इसमें जो हमने खाली विकास की विसंगतियों पर फोकस किया, महिलाओं के स्ट्रगल पर फोकस किया, इसमें जीवन है। जैसे इसमें बच्चे हैं, इसमें त्यौहार हैं, इसमें पर्व है, वो बदलता हुआ सारा जीवन है, पहनावा है, मतलब धोती से सलवार कुर्ते में आने और सलवार कुर्ते से जीन्स और टॉप में जाने तक। फिर एक गांव की बच्ची कोई दिल्ली में जाकर नौकरी करके आत्मनिर्भर भी बनती है। इसमें हर जीवन के वो सारे विविध वो पक्ष भी हैं, और ये जो नई उम्र की लड़कियों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, और बाहर से जो आ रहे हैं पर्यटकी रोमान, वो पर्यटक इन लड़कियों को कैसे देख रहे हैं और पर्यटक किस तरह की अपसंस्कृति ला रहे हैं, वो भी इस उपन्यास का विषय है। और उपन्यास में
कई तरह के लोग हैं उसमें संतोष। कुछ लोगों को इस बात से ही खुशी होती है, अरे चलो वो एक सवाल करता है, ये यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर बाहर से आ गए, अस्पताल में डॉक्टर बड़े बड़े बाहर से आ गए, यहाँ का बना कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर बना यहाँ का? तो कोई कहता है अरे चौकीदार चपरासी और हेल्पर तो बने हैं ना। कोई इस तरह के व्यंग और कटाक्ष भी हैं। तो ये उपन्यास मुझे लगता है कि आज जो इधर हाल में जो उपन्यास हिंदी में आए हैं उनमें इसको एक महत्वपूर्ण उपन्यास इसलिए माना जाए कि विकास की जो दृष्टि हम पर थोपी गई है, या जिस राह पर हम बढ़ रहे हैं, और उदारीकरण के बाद तो खास करके जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं, ज़मीनें खत्म हो रही हैं, उन ज़मीनों का क्या उपयोग हो रहा है, नदियाँ, पर्यावरण, टूरिज़्म के नाम पर किस तरह की विसंगति आ रही है, वो सारे इसके विविध पक्ष हैं। इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो जो ज़मीनों की बिकने से ये कहानी शुरू होती है, अंत में जाते हैं जो बचे सिंह के खेत बिकने से शुरुआत हुई थी, अंत में उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां करनी है, सबको अलग अलग घर चाहिए, एक ही घर में सब रह रहे हैं, शादी करके कहाँ रहेंगे के लिए पैसा भी आ गया है कि हम लोन लेंगे, नया मकान बनाएंगे, आजकल लोन मिल जाता है, किस्तों में काट देंगे, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़मीन मकान बनाए कहाँ पर? बेचते बेचते उन्होंने अपने घर के आगे की जो क्यारियाँ थी फल सब्जी और फूलों को लगाने के लिए, वो तक बेच दिए हैं। अब नया मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो अंतिम अध्याय में ये आता है कि वो लड़के कहते हैं कि अब यहाँ कहीं ज़मीन नहीं है, हमको खरीदनी पड़ेगी। कहाँ खरीदें? तो वो कहते हैं कि ठीक है, लड़का रुद्रपुर में नौकरी कर रहा है, तो हम हल्द्वानी या रुद्रपुर में ज़मीन लेके वहीं खरीद लेते हैं। तो उसकी माँ वही सरोज कहती है कि तुम अपने भाई बिरादरों को छोड़ के, जात बिरादरों गाँव को छोड़ करके वहाँ चले जाओगे? तो लड़का जवाब देता है कि सब तो जा रहे, हमने क्या बिगाड़ रखा। तो पलायन का एक कारण ये भी है कि यहाँ बिकते 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 ख़त्म हो गया, अब हम कहाँ जाएं? लड़के वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वहीं चले जाते हैं। और मैं ये भी, जैसे आपने कहा कि इसमें ये क्योंकि अल्मोड़ा पर ही ये उपन्यास है, तो इसमें अल्मोड़ा की बहुत सारी जगहें हैं जो आपको परिचित लगेंगी। डोलीडाना के जंगलों का वर्णन है, नीचे बेस अस्पताल और उसके आसपास का आकाशवाणी विवेकानंद और ये सब का वर्णन है। एक छोटा सा हिस्सा इसलिए पढ़ रही हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं वहीं से ये कहानी शुरू होती है। शहर अल्मोड़ा के बीचों बीच ऊंची पहाड़ी पर बने चंद राजाओं के किले के भीतर के महल में बनी कचहरी के से नीचे माल रोड को उतरती सीढ़ियों में से उतरते उतरते योजना बनी कि पहले कहीं बैठकर चाय पी ली जाए। तो यही वो कमरे हैं जो आपके पीछे हैं कचहरी के, जहाँ पर ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती थी, रजिस्ट्री होती थी और यहाँ पर उनको पैसे मिलते थे। तो एक तरह से ये चर्चा बड़ी अच्छी रही, सार्थक, कि यहाँ पर आज ये चर्चा हो रही है कि यहाँ पर से वो ज़मीन का पैसा उन आदमियों को मिला और यहीं से जा कर के वो, और ये जिन सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो सीढ़ियों के किनारे दुकानें हुआ करती थी चाय की, जिनके अंदर चाय पीते पीते लोग चुपके से बोतलों में ला करके शराब पीते थे, चाय के गिलासों में डाल के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ये 40 साल 50 साल लंबी कहानी है, समझिए कि ज़मीन बिकनी शुरू हुई वहाँ से आज तक, और अंत में जो कहानी जहाँ पहुँचती है वहाँ तक आते आते समय कितना बदल गया है कि पहले कुछ नहीं जानते थे लोग, टेलीफोन वगैरह तक नहीं थे, लेकिन अब गांव की महिलाओं के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन हैं और एंड्रॉयड फ़ोन और ये सब आ गए हैं। तो जो दो प्रतीकात्मक, ये कहानी ऐसे शुरू की गई है। अब आप क्योंकि खत्याड़ी को लिया है हमने, तो अधिकांश लोगों ने खत्याड़ी गांव देखा है। खत्याड़ी के इस तरफ हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस के नीचे एक बड़ा सा फील्ड है जिसका नाम है सिमकनी मैदान कहते हैं, और खत्याड़ी के उस तरफ बेस अस्पताल के ऊपर एक छोटा सा और मैदान है जिसका नाम है त्योनरा। इन दोनों को पात्र बना करके इनका संवाद किया गया है और उनके द्वारा इस गांव की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करवाया गया है। अंत में बात करते करते यहाँ पहुँचते हैं कि जब कि अब हम आपस में कैसे मिलेंगे, क्योंकि इतने मकान बन गए, इतने ये हैं कि अब, और वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हमारी आवाज़ें एक दूसरे तक नहीं पहुंचती हैं। एक कहता है जब गांव के गांव स्मार्ट हो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें, हम भी ले आते हैं एक एक स्मार्टफोन
और ऑनलाइन चैटिंग करेंगे। वे दोनों मैदान आपस में बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन चैटिंग करेंगे। ये ट्यूनरा ने कहा तो सिमकनी कह रहा है, तो ट्यूनरा ने अपना अंगूठा ओके की मुद्रा में खड़ा करके सहमति दे दी। तो यहाँ तक विकास की स्थिति यहाँ पहुँची है और गांव वाले भूमिहीन हो गए हैं। तो इस तरह ये उपन्यास का अंतिम प्रसंग के साथ हमारी बातचीत भी पूरी होती है। तो इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और दीवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आई बधाई जगत को धन्यवाद। और शुभकामनाएं कि वो अगला उपन्यास इससे आगे की कहानी लिखें। धन्यवाद।